Welcome to Medify. So let's start microbiology. In microbiology, today we'll start bloodstream infection. So in bloodstream infection, our first topic is what are general terminologies that we use. So सबसे पहले आता है bacteremia, then septicemia. अब bacteremia क्या होता है? Bacteremia is just bacteria in blood. बस बिना कोई मल्टीप्लिकेशन, बिना कोई उसके टॉक्सिन रिलीज करने के, सिर्फ ब्लड के अंदर बैठा है बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं बैक्टीरीमिया. सो नेक्स्ट इज सेप्टिसीमिया. अब सेप्टिसीमिया क्या होता है? सेप्टिसीमिया एक कंडीशन होती है इसमें बैक्टीरिया जो है वो सर्कुलेट कर रहा है. सर्कुलेट तो बैक्टीरिया में भी कर रहा था. इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट ये है कि सर्कुलेट कर रहा है लेकिन एक्टिवली मल्टीप्लाई भी हो रहा है, प्लस वो उसका टॉक्सिन भी प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, वो उसका टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है. और वो हार्म भी पहुंचा सकता है किसको? होस्ट को हार्म भी पहुंचा सकता है. सो दिस इज सेप्टिसीमिया. Septicemia is what? The circulating bacteria in the blood produce or multiply actively and produce their toxins, which can harm the host. And bacteremia, the bacteria in blood is bacteremia. Simple. Next we talk about अगर बात करेंगे वायरस की तो इट इज बायरीमिया. पैरासाइट तो पैरासाइटीमिया. फंजाई बोलेंगे तो फंजाइमिया. सिंपल. देन बैक्टीरिया जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. बैक्टीरिया भी 3 टाइप के होते हैं. एक होता है ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट. ठीक है. सेकंड होता है कंटिन्यूस. कंटिन्यूस. एंड थर्ड इज इंटरमिटेंट. इंटरमीटेंट. ट्रांजिएंट मतलब जो बैक्टीरिया है वो स्पॉन्टेनियसली मतलब कभी भी आ सकता है स्पॉन्टेनियसली. और ये जनरली नॉट इफेक्टिव होता है. मतलब ये इतना इफेक्ट नहीं डालता जो बॉडी में इन्फेक्शन कॉज नहीं कराता है, नॉर्मल रहता है. ठीक है. स्पॉन्टेनियसली है प्लस नॉन इफेक्टिव है. और कैसे आ सकता है? ब्रशिंग के दौरान आ सकता है. ब्रशिंग हो गई, फूड इंजेक्शन के कारण आ सकता है. ठीक है. तो इट कैन कंटामिनेट म्यूकोजल साइट. इट कैन और कंटामिनेटेड म्यूकोजल साइट के कारण आ सकता है. कंटामिनेटेड म्यूकोजल. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो वो कहाँ से आ सकता है? तो ब्रशिंग से आ सकता है. ब्रशिंग से आ सकता है प्लस फूड फूड के साथ आ सकता है प्लस कंटेमिनेटेड म्यूकोजल साइट से आ सकता है. ठीक है. ये इन 3 जगह से बैक्टीरिया अपने ब्लड के अंदर ट्रांजिएंटली आ सकता है. ठीक है. और ये जनरली जो होता है ये इफेक्ट नहीं डालता है, नॉर्मली रहता है, कोई इतना इफेक्ट नहीं डालता. लेकिन कंटिन्यूस क्या है? कंटिन्यूस मतलब ये होता है कि स्पॉन्टेनियसली नहीं आया है. बैक्टीरिया अपनी ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेट पे भली स्लो पे लेकिन कॉन्सेंट्रेट पे अपने अपने ब्लड के अंदर आ रहा है. दिस इज इन एंडोकार्डिटिस. जो एंडोकार्डिटिस होता है उसमें क्या होता है? मैंने कल के लेक्चर में बताया था पूरा कि जब हार्ट के अंदर वो लीजन मार देता है. जब वो लीजन मारेगा तो यहाँ पे वह बैक्टीरियल कॉलोनी बन जाएगी. अब वो कॉलोनी के आसपास तुम्हारा WBC और तुम्हारा जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है वो उसको पूरा कवर कर लेंगे. अब वो जो कवर कर लेंगे वो क्या करते हैं? धीरे धीरे इस बैक्टीरिया को बाहर छोड़ते हैं. धीरे धीरे बैक्टीरिया को बाहर छोड़ते हैं ब्लड के अंदर. तो एंडोकार्डिटिस में इस तरीके से क्या होता है? कॉन्स्टेंट बैक्टीरियमिया, जिसमें स्लो रहता है बैक्टीरिया का इन्फ्यूजन लेकिन कॉन्स्टेंट रहता है. बट कॉन्स्टेंट इन ब्लड. ठीक है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट मतलब तो धीरे धीरे करके आएगा लेकिन बहुत सारा आएगा. इंटरमीडिएट जो होता है धीरे धीरे आएगा लेकिन बहुत सारा आएगा. इन मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया होता है, इन मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया होता है वो आता है कैसे लिए? वो आता है इंटरमिटेंटली. जैसे कि अनड्रेन एप्सिस है. जैसे कि एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है अनड्रेन एप्सिस का. अनड्रेन एप्सिस का एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में. इसमें क्या बताया हुआ? अंडर एप्सिस में ये बोल रहे हैं कि जो बैक्टीरिया है वो फिब्राइल एपिसोड के 45 मिनट्स पहले लार्ज अमाउंट में आता है. 45 मिनट्स पहले फिब्राइल एपिसोड के. तो ट्रांजिएंट हो गया, स्पॉन्टेनियसली आएगा लेकिन स्मॉल अमाउंट में आएगा. इंटरमीडिएट में भी वो आएगा स्पॉन्टेनियसली लेकिन लार्ज अमाउंट में आएगा. कंटिन्यूस में क्या हुआ? स्मॉल अमाउंट में आता रहेगा. नेक्स्ट ईटोलॉजी. अब जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है इसकी ईटोलॉजी बात कर लेते हैं फटाफट. तो बैक्टीरियल ईटोलॉजी यानी कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एजेंट अकाउंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ BSI. जो बैक्टीरिया होता है वो जो मेजोरिटी होती है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन का बैक्टीरिया की वजह से होती है. ठीक है. जो कॉमन कॉज है, द कॉमन कॉजिंग BSI इंक्लूडिंग टाइफाइडल मतलब जो सल्मोनेला होती है अपनी, वो ब्रुसेलस और स्पाइरोकीट्स. ये और स्पाइरोकीट्स में भी स्पेसिफिक रहता है, यहाँ लिखा नहीं है. इट इज लेप्टोस्पोरा. इट इज लेप्टोस्पाइरा. ये इसके बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन BSI बनाते हैं. कौन? तीनों के तीनों. टाइफाइडल सल्मोनेली और ब्रुसेली एंड स्पाइरोकीट. स्पाइरोकीट में भी कौन सी? लेप्टोस्पाइरा. देन ग्राम पॉजिटिव कोकाई. अब ग्राम पॉजिटिव कोकाई सुनना ध्यान से. ग्राम पॉजिटिव कोकाई जिसमें आता है स्टेफोलोकाई, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रिप्टोकोकाई, एंटेरोकोकाई एंड न्यूमोकोकाई. याद रखना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या कोकाई में स्टेफोलोकोकाई, बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रिप्टोकोकाई, एंटेरोकोकाई एंड न्यूमोकोकाई.
ठीक है। देन ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई इज मेनिंजो कोकाई, जिससे तुम्हारा बीएसआई हो जाता है। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई इज द बेसिलस बेसिलस एंथ्रिस एंड लिस्टेरिया, बेसिलस एंथ्रिस एंड लिस्टेरिया। एंड लास्ट इज ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, जिसमें आती है ई कोलाई एंड क्लेप्सिला। खत्म। ये बैक्टीरिया का नाम याद कर लो, बहुत सिंपल है, स्टेफाइलोकस और अपना एंटेरोकोकाई, ये दोनों किसमें हो गए, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में। ग्राम नेगेटिव कोकाई में आ गए अपने कौन से, ग्राम नेगेटिव कोकाई में अपने आ गए मेनिंजोकोकाई। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में अपने कौन से आ गए, बेसिलस एंड एंथ्रेसिस। एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में अपना आ गया ई कोली एंड एप्सिला। देन वी टॉक अबाउट वायरल इटियोलॉजी। वायरल इटियोलॉजी मतलब जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है वो कौन कौन से वायरसेस से होता है, या वायरस का क्या रोल होता है बीएसआई में। तो ऑल दो बहुत सारे वायरस जो होते हैं वो ट्रेवल करते रहते हैं डिसीजेज के दौरान अपने ब्लड में अंदर वायरमिक फेज में, लेकिन कुछ ही ऐसे वायरस होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं रेड ब्लड सेल को या ब्लड में किसी भी सेल को, विच जो कि कंसिडर होते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी वायरल एजेंट। क्या बोलते हैं, प्राइमरी वायरल एजेंट ऑफ बीएसआई। देन कुछ हिमोरेजिक फीवर्स होते हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, ठीक है, ये इनमें प्रोन होता है अपना बीएसआई। देन इबोला वायरस हो गया, मार्बर्ग वायरस, लासा, येलो फीवर कॉजिंग वायरसेस एंड अदर इन्फेक्ट एंडोथेलियल सेल्स, मतलब वो वायरस जो कि एंडोथेलियल सेल इफेक्ट करेगा, भैया ये हो गया वायरल इटियोलॉजी। देन पैरासाइटिक इटियोलॉजी, बहुत सारे पैरासाइट होते हैं जो कि तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया अपना, प्लाज्मोडियम, ठीक है। नेक्स्ट टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं मेनली, विच इज इंट्रासेलुलर, इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर मतलब ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, वेसल्स के अंदर से, विच इज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम यानी कि वेसल्स के अंदर से वो क्या क्या होंगे, वो ओरिजिनेट होंगे। फॉर सपोज एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस। कल ये मैंने पढ़ा कि एंडोकार्डाइटिस जो होता है हार्ट के अंदर लीजन हो जाता है, लीजन में तुम्हारा बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया के आसपास इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे और तुम्हारा एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा, ठीक है। यही फिर मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस। देन कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, या सेंट्रल लाइन में तुम्हारा कैथेटर जाएगा। अब फॉर सपोज कैथेटर के टिप पे अगर कोई इन्फेक्ट माइक्रोब वायरस हो गया, पैरासाइट हो गया, कोई भी लगा होगा तो ब्लड में आ जाएगा। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रावेस्कुलर, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट केसेस ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया आर ऑफ एक्स्ट्रावेस्कुलर। क्यों, क्योंकि कहीं और इन्फेक्शन है, कोई दूसरे ऑर्गन में इन्फेक्शन है, वो तुम्हारे ब्लड में आया है, वो तुम्हारे ब्लड में आया है। एंड द ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होता है प्राइमरी साइट पे, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, लंग हो गया, और फिर वो आ जाता है ब्लड स्ट्रीम में। सो दिस इज एक्स्ट्रावेस्कुलर। दो होते हैं ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, एक्स्ट्रावेस्कुलर इन्फेक्शन और इंट्रावेस्कुलर इन्फेक्शन। एक्स्ट्रावेस्कुलर मतलब कहीं बाहर से ओरिजिनेट हुआ है और फिर बाद में आया है ब्लड के अंदर। इंट्रावेस्कुलर मतलब ब्लड में ही ओरिजिन हुआ है। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज पोर्टल ऑफ एंट्री, मतलब जो मैक्रो है, जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, जो तुम्हारा पैरासाइट है, वो कैसे आया है ब्लड के अंदर। तो सुनो, बैक्टीरिया आर जेनेटिक यूरिनरी, 25% जो होता है वो जेनेटिक यूरिनरी से हो सकता है। देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हो सकता है 20%। एप्सिस फॉर्मेशन अगर कहीं हो जाता है, एप्सिस फॉर्मेशन, तो 10% तुम्हारा पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रोब 10% होती है किसी भी एप्सिस से। देन सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन से 5%, एंड देन अपना बिलियरी ट्रैक्ट से 5%, एंड देन अप टू 20% केसेस ऑफ पोर्टल इज रिमेन अनसर्टेन। सो लेट्स वी टॉक अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन में सबसे पहले होता है बैक्टीरिया स्टेज और सेप्सिस स्टेज। उसके बाद में इट लीड्स टू सेप्टिक या सेप्टिसेमिक स्टेज। तो सेप्टिसेमिक स्टेज और सेप्सिस स्टेज की अगर बात करेंगे तो सेप्टिसेमिक स्टेज जो होती है उसमें मेन क्लिनिकल सिम्टम दिखते हैं जो कि बहुत वाइगरस होता है, जैसे कि अपना किसी भी ऑर्गन का फंक्शन डैमेज कर देता है वो स्टेज। नेक्स्ट टॉक अबाउट कि सेप्सिस और सेप्टिसेमिक होता क्या है। तो सेप्सिस में अपने को क्या दिखेगा, सेप्सिस में फीवर हो सकता है, हाइपरथर्मिया हो सकता है, हाइपरवेंटिलेशन हो सकता है और स्किन लीजन्स होंगे। क्या होगा, फीवर, हाइपरथर्मिया, हाइपर वेंटिलेशन एंड स्किन लीजन्स, ये सब होंगे। देन वी टॉक अबाउट सेप्टिक स्टेज। सेप्टिक शॉक जो होता है वो किसी भी ऑर्गन को उसके फंक्शन को खत्म कर देता है, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर क्रॉस कराता है। क्या क्रॉस कराता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर क्रॉस कराता है। अगर अपन बात करते हैं बीएसआई के डायग्नोसिस की, कि भैया डायग्नोस करेंगे तो लैब डायग्नोसिस बात करेंगे, तो लैब में इसका करते हैं ब्लड कल्चर। क्या करते हैं, ब्लड कल्चर। सो ब्लड कल्चर करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लड कल्चर के मेथड्स क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल में पूछेंगे या तो फिर एमसीक्यू में, उसमें पेपर में तो नहीं आता है, एमसीक्यू में आ जाता है कि फर्स्ट स्टेज क्या होती है, सेकंड स्टेज क्या होती है, और प्रैक्टिकल में पूछा जाता है प्रॉपर। फर्स्ट स्टेज इज जो कर रहा है वो परफॉर्म करे भैया हैंड हाइजीन प्लस स्टेराइल ग्लव्स का इस्तेमाल करे। सेकेंड स्टेप इज वो पेशेंट में टॉर्निक्वेट, जो एक बेल्ट होता है जिससे जिससे ब्लड रुक जाता है, वो बेल्ट अप्लाई करे, ठीक है, टू और मार्क करे एरिया को, भैया कहाँ से तुमको ब्लड निकालना है, मतलब कहाँ से वेनी पंचर करना है या कुछ भी। देन थर्ड इज यूज ऑफ 70% एल्कोहल, ताकि अपन डिसइंफेक्ट कर सके उस साइड को। क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है, वेट फॉर 30 सेकंड टू अलाउ द स्किन टू ड्राई। देन अपने को क्लोरहेक्सिडीन अप्लाई करना है एंड वेट फॉर 1 मिनट, अलाउ द स्किन टू ड्राई।
उसके बाद एल्कोहल वाइप से अपने को जो बॉटल है, जो कल्चर बॉटल है जिसमें ब्लड कलेक्ट करेंगे अपन, कलेक्शन बॉटल, उसको क्लियर करना है, उसके टॉप को साफ करना है, ताकि जब अपन इंजेक्शन से ब्लड लेके उसमें डालेंगे तो कोई उसके ऊपर लगा हुआ HCI है, उसके ऊपर लगा माइक्रो ब्लड में ना आ जाए। एंड थर्ड इज कलेक्शन ऑफ ब्लड इन एसेप्टिक बॉटल्स, कलेक्शन ऑफ ड्रग इन एसेप्टिक बॉटल्स। भैया ये होती है तुम्हारी स्टेप्स होती है। स्टेप्स की अगर बात कर लें उसके बाद में, तो कितने क्या निकालना है तो सुन लो फटाफट थोड़ी बहुत। देखो स्टेप्स की बात करेंगे तो वी हैव टू कलेक्ट वॉल्यूम कितना, 8 to 10 ml वॉल्यूम ऑफ ब्लड, 8 to 10 ml ऑफ ब्लड पर बॉटल, ठीक है, ये होता है एडल्ट में। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ब्लड कल्चर क्या होते हैं, एटलीस्ट 2 to 3 कल्चर बॉटल, तो कल्चर सेट्स होने चाहिए, 2 to 3 कल्चर सेट्स होने चाहिए, 2 to 3 कल्चर सेट्स होने ही चाहिए। एक होता है एरोबिक के लिए, एक होता है एनएरोबिक के लिए, एक होता है एन एरोबिक के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारे 2 से 3 कल्चर सेट्स होने चाहिए, इसमें से एक एरोबिक के लिए होना चाहिए और एक एनएरोबिक के लिए होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे इसका। तो ट्रांसपोर्ट करने में डिले नहीं होनी चाहिए। जो भी तुम्हारा है जो ब्लड कल्चर है, याद रखना, ब्लड कल्चर और ब्लड कल्चर बॉटल्स को ट्रांसपोर्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है प्रिकॉशन, शुड नेवर बी इन रेफ्रिजरेटर, कभी भी उसको रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हमेशा अपन रखते हैं 35 डिग्री सेल्सियस में, नेवर बी रेफ्रिजरेट, हमेशा किस पे रखना है अपने को, इसको 35 डिग्री सेल्सियस पे रखना है कल्चर बॉटल को, ठीक है भैया। तो कल्चर बॉटल कौन कौन सी होती है, कन्वेंशनल कल्चर कौन से होते हैं, उसके बाद कर लेते हैं फटाफट। देखो कन्वेंशनल कल्चर का नाम याद कर लो, बस इतना ही बहुत है। कन्वेंशनल कल्चर्स में होते हैं अपने BHI होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके भी दो होते हैं BHI के, बाइफेजिक मोनोफेजिक, मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक। एक होता है इसमें विच इज मैकोंकी अगार, और लास्ट होता है कन्वेंशनल वाले में ब्लड अगार, ठीक है। ये है तुम्हारे सारे कन्वेंशनल जो है अगार्स, इन कन्वेंशनल ब्लड कल्चर्स, ये सारे होते हैं BHI, जिसमें 2 मोनोफेजिक बाइफेजिक आता है, मैकोंकी और ब्लड। अब बात करते हैं ऑटोमेटेड, तो ऑटोमेटेड में आता है अपने पास बैकटेक एंड बैकटी और अलॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अलॉट बोलते हैं। ये 15 to 20 मिनट्स में रीडिंग बताया था मॉनिटर में। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट, इसकी एक खास बात है, ये ऑटोमेटेड अगार होता है, तो ऑटोमेटेड कल्चर होता है, तो ऑटोमेटिक कल्चर होता है स्पेसिफाई आइडेंटिफिकेशन कर देता है, ऑटोमेटिक तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन शो कर देता है। और इसका एक और होता है विच इज़ माल डी टॉफ, जो कि इसमें लगाते हैं अपन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी बैक्टीरिया, अपन लगाते हैं मालदी टॉफ। नेक्स्ट टॉपिक है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन ये होता है कि भैया फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन बहुत ही कॉमन होता है, वेरी कॉमन, जो कि अगर तुम्हें इनिशियल इटियोलॉजी नहीं पता है, तो हर क्लिनिक्स में जो भी फीवर आता है वो फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन ही रहता है, ठीक है। लेट मी टॉक अबाउट डेफिनेशन क्या है, तो देखना फीवर जो है वो कितना रहता है, ग्रेटर देन 38.3 डिग्री सेल्सियस, मतलब ग्रेटर देन 101 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। नेक्स्ट, एटलीस्ट 2 ओकेजन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, मतलब ड्यूरेशन ऑफ इलनेस या तो 3 वीक से ज़्यादा होनी चाहिए, नो अननोन इम्यूनो कंप्रेसिव स्टेट, मतलब कोई इम्यूनो कंप्रेसिव स्टेट नहीं होना चाहिए कि मतलब तुम्हारा इम्यून सिस्टम कंप्रेस हो रहा है तुम्हारा, कि तुम की दवाइयाँ लेते हो या इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग चल रही है तुम्हारी, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये है तो भैया तुमको पता है भैया रीजन क्या है, ठीक है। थर्ड इज डायग्नोस्टिक रिमेन अनसर्टेन, डायग्नोस्टिक अभी कंफर्म नहीं करेगा, ये डायग्नोस्टिक कंफर्म कर देंगे तो पता लग जाएगा एटियोलॉजी क्या है। देन आफ्टर थ्रू हिस्ट्री टेकिंग लेने के बाद में या फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद में एक सेट ऑफ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में जो तुम्हारी इटियोलॉजी निकलती है, उससे अपन कंफर्म करते हैं कि हाँ ये कॉज है तुम्हारे फीवर का। इन सब के पहले, किसके पहले, फिजिकल एग्जामिनेशन, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, इन तीनों के पहले सारे फीवर्स आते हैं वो सब अननोन ओरिजिन के रहते हैं। अब कौन सी लेबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, तो देख लो फटाफट, ESR करेंगे, ESR, CRP, ESR and CRP, then creatinine, electrolyte, creatinine,
एंजाइम सच एज अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एंजाइम्स टेस्ट कराएंगे, कल्चर कराएंगे, एंड लास्ट एक्सरे और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ये सारे अपन टेस्ट कराएंगे, ये सारे टेस्ट कराएंगे, बाकी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, प्लस हिस्ट्री टेकिंग लेंगे। फिर उसके बाद में अपन टेस्ट करेंगे, हाँ भैया ठीक है ये इसकी एटियोलॉजी है फीवर की। इसके पहले जितने फीवर हमारे पास आते हैं वो सब कौन से होते हैं, अननोन ओरिजिन के रहते हैं, इसलिए ये मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन। नेक्स्ट ईटियोलॉजी। अब ईटियोलॉजी क्या हो सकती है, देखो इसके ऊपर इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के रखा है। देखो सिंपल भाषा में समझाता हूँ क्या हो सकता है। जो तुम्हारी फीवर विथ अननोन ओरिजिन है, जो तुम्हारा फीवर विथ अननोन ओरिजिन है, उसकी अलग अलग उसकी डिफरेंट इटियोलॉजीज हो सकती है। अब डिफरेंट इटियोलॉजीज में कौन कौन सी इटियोलॉजीज आ गई उसकी बात करते हैं। 36% फीवर विथ अननोन ओरिजिन होता है इन्फेक्शन के कारण, कि भैया तुमको इन्फेक्शन हो रखा है। अब इन्फेक्शन किससे है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद में वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। इसको मैं यहीं पे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए, डार्क कलर से कर देता हूँ, डन, ओके। तो भैया तुमको इन्फेक्शन से हो रहा है, पहली बात। सेकंड थिंग कि इन्फेक्शन जो है बैक्टीरियल हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, देन वायरल इन्फेक्शन, देन पैरासाइटिक इन्फेक्शन, देन फंगल इन्फेक्शन। सिंपल, पढ़ के रखोगे तो तुम्हें बता रहेगा कौन सी चीज़ काली की हुई है, ठीक है। देन आता है अपने पास, एक एक को समझते हैं। इन्फेक्शन करते हैं ये अकाउंट करता है मेजोरिटी ऑफ FUO को, मतलब फीवर विद अननोन ओरिजिन को। देन जितने माइक्रोबियल इन्फेक्शन होते हैं उन सबसे तुमको फीवर हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन में अपना जो माइक्रोबैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, रिकेट्सियल इन्फेक्शन हो गया, ब्रूसेलिस हो गया, अपना माइलिडोसिस हो गया, ये सारे। वायरल में डेंगू हो गया, HIV हो गया, HSV हो गया। HSV हर्पीस होता है, हर्पीस सिनोनिम वायरस इन्फेक्शन होते हैं इसको। देन EBV, एप्स्टेन बर वायरस। देन पैरासाइटिक इन्फेक्शन, मलेरिया हो गया, तुम्हें एम्ब्यूबाइसिस हो गया, फ्लेराइसिस हो गया। फंगल इन्फेक्शन करते तो एस्परजिलस हो गया, अपना म्यूकॉनमाइसिस हो गया, तो ये हो गया। 19% इन्फेक्शन होता है नियोप्लेजियम से, नियोप्लेजियम से या न्यूप्लाज्म से 19% इन्फेक्शन होता है, जैसे कि लिम्फोमा, ल्यूकेमिया। देन नॉन इन्फेक्टियस इन्फ्लेमेटरी डिसीज से 19% वापस। नॉन इन्फेक्टियस इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज में अपना 19% फीवर होता है। फॉर एग्जाम्पल रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एसिली, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस एटसेट्रा। एंड मिसलेनियस और अनडायग्नोस्ड कॉज जो होते हैं वो होते हैं 26%। तो 19 26 26, 19 26 26, ठीक है। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट आर द सीरोलॉजिकल टेस्ट। अब तुमको हुआ है फीवर, पेशेंट आया फीवर के पास, तो तुम इसको क्या बोलोगे कराने के लिए, लैब डायग्नोसिस तो कराओगे, लैब इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं उसे, तो लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तुम बोलोगे कि कल्चर करा लें माइक्रोस्कोपी में, हाँ माइक्रोस्कोपी में। तो कौन कौन सी माइक्रोस्कोपी देखोगे, पहले तो मैंने बताया था माइक्रोस्कोपी में तुम देख सकते हो वाइट ब्लड सेल्स का, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, तो तुम देखोगे पहले तो ब्लड माइक्रोस्कोपी, पहले ब्लड की माइक्रोस्कोपी देखोगे, ठीक है। तुमको तुमको क्या दिखेगा, तुमको ल्यूकेमिया दिख सकता है, तुमको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट दिख सकते हैं, रिंग वॉर्म्स दिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी माइक्रोस्कोपी तुम कराओगे स्टूल वेट माउंट, तुम्हें इसमें एग्स दिख सकते हैं पैरासाइट के, ठीक है। इसमें क्या दिखेगा, इसमें तुम्हें दिखेंगे अपना रिंग वॉर्म्स या रिंग फॉर्म प्लस गैमेटोसाइट दिखेंगे, प्लस ल्यूकेमिया, लिम्फोमा भी दिख सकता है। नेक्स्ट स्टूल वेट स्लाइड बोलते हैं, स्टूल वेट स्लाइड या स्टूल वेट माउंट। इसमें तुम्हें क्या दिखेगा, इसमें तुम्हें दिखेंगे एग्स ऑफ पैरासाइट प्लस सिस्ट एंड ट्रोफोजोइड्स। नेक्स्ट ग्राम स्टेन कराएंगे, ग्राम स्टेन में पास्का स्पूटम, ठीक है। पास हॉस्पिटल को हम ग्राम चेनिंग कराएंगे। और जी लेंसन यानी कि जो एसिड फास्ट चेन होती है, एसिड फास्ट कराएंगे किसके लिए, एसिड फास्ट फॉर TB ट्यूबरकुलोसिस, एसिड फास्ट फॉर TB, ठीक है। जब मैं टॉक अबाउट कल्चर, अब कल्चर कौन कौन से कराएंगे, ब्लड कल्चर का कर लेते हैं फटाफट, दो कल्चर में कराएंगे अपन SDA कराएंगे फॉर आइसोलेशन, फॉर बैक्टीरियल, फॉर फंगल आइसोलेशन SDA कराएंगे। देन सेल लाइन कल्चर, ये काम का नहीं है। देन सीरोलॉजिकल टेस्ट, फटाफट सीरोलॉजिकल टेस्ट, इसमें कराएंगे अपन एलाइजा, ठीक है। एलाइजा कराएंगे अपना वो इसके लिए टाइफाइड के लिए होता था विडाल टेस्ट, विडाल करा लेंगे। देन वेल फिलिक्स टेस्ट अपन कल के लेक्चर में देखेंगे।
वेल फिलिक्स टेस्ट कराएंगे किसके लिए, रिकेट्सिया के लिए, रिकेट्सिया कल के लेक्चर में आएगा, रिकेट्सिया में कराएंगे। देन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर टेस्ट कराएंगे, RA टेस्ट विच इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट। ये होगा तुम्हारे सारे अपना लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन फॉर फीवर विथ अननोन ओरिजिन। ये उसकी etiology हो गई, एंड दिस एंड नाउ अ बिग थैंक यू। जब यहाँ तक